सीधा बात करते हैं चैप्टर 5 से रिलेटेड चीजों की। हालांकि चैप्टर 5 आप लोगों को आना 2 या 3 नंबर का है बस, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आएगा, कोई 2 या 3 नंबर का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा नंबर का आता नहीं, ज्यादा नंबर का वो पार्ट उठाते हैं पहले वाले चैप्टर से, जो आप लोगों का जिसमें एमसीजी है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, तो वहां से उठाते हैं। लेकिन फिर भी इस चैप्टर से क्या आता है वो सुनिए, देखिए सुनिए। अरे बच्चों बातें, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ठीक से पढ़ लिया है ना? पहला वाला जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर है, जिसको पहला वाला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर समझ में आ गया, तो इस चैप्टर का आधा हिस्सा तो उसी से ही बस एनालॉजी लगाता है। कैसे? जैसे कि तुम मुझे बताना, जरा फटाफट जवाब देते चलना। यहाँ पर इसको क्या कहते थे? डायपोल कहते थे। कितनी सेपरेशन होती थी जरा बताओ? 2a की सेपरेशन होती थी। याद करते चलो, यही होता था। ध्यान दो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आप लोगों को भी। तो आप लोगों ने पढ़ा है डायपोल है, डायपोल के बीच में सेपरेशन 2a का होता है, a और a करके होता है इस तरीके से। इसके आप लोगों ने यहां से कुछ दूरी पर, इससे कुछ r दूरी पर आप लोगों ने क्या पढ़ी है बताओ जरा? एक्सियल पॉइंट पर एक फील्ड बोलो, कितनी बोलो? k 2p बाय में r क्यूब, और इक्वेटोरियल पे कितनी पड़ी है? kp बाय में r क्यूब। आप कहेंगे सर दोबारा क्यों बता रहे हैं, चैप्टर तो में आता है। देखिएगा, इसी से ही कुछ रिलेटेड बात करनी है सारी की सारी, तो वो 10 मिनट में सारा समझ में आ जाएगा आप लोगों को फॉर्मूला वाइज। दूसरी बात, इसकी डायपोल मोमेंट सबको पता होगी कितनी होती है बोलो? q इंटू 2a, q इंटू। अब सारा खेल जो है ना बदल गया है। यहाँ पर जो आप चार्जेस को लेके पढ़ते थे, जिस चार्जेस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालते थे, वैसे यहाँ पर बस क्या होता है? मैग्नेट होता है। अब मैग्नेट में आपको पता है एक नॉर्थ पोल है और एक बोलो क्या है? साउथ पोल है। और नॉर्थ पोल से भी फील्ड निकलेंगी ऐसे करके, और साउथ पोल में बोलो क्या होंगी? टर्मिनेट होंगी। ऐसे करके घूम के आएंगी, साउथ पोल से टर्मिनेट हो जाएंगी। मतलब टर्मिनेट तो नहीं होती, सॉरी, ये क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ ऐसे घूमती हुई आती है। ऐसे कुछ होता है। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? तो जैसे कि इनकी फील्ड्स होती हैं कि प्लस से निकल के माइनस में जाती हैं, वैसे इनकी भी होती है नॉर्थ से निकल के वापस साउथ में आती है। तो जैसे कि इधर प्लस क्यू माइनस क्यू होता है, वैसे बस यहाँ पर क्या होता है? इन मैग्नेटिक पोल्स की स्ट्रेंथ होती है। इन मैग्नेटिक पोल्स की क्या होती है? स्ट्रेंथ। हालांकि बोलने को आप अलग अलग स्ट्रेंथ ही बोल सकते हैं, KM1 एक KM2, लेकिन उतना डिटेल में जाना ही नहीं है आप लोगों को। सिंपल मानना है कि एक मैग्नेट है, उसकी बस मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ क्या है बोलो? एक साइड पर बोलो कितनी? M, दूसरी साइड पर बोलो कितनी? बोलो M ही मान लो दोनों साइड की स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल्स की स्ट्रेंथ मतलब फील्ड बनाने की स्ट्रेंथ। ये 100 निकालता तो वो 100 अपने अंदर फील्ड को लाता है, तो दोनों की स्ट्रेंथ बोलो क्या है? सेम है। फिर वही बात करो, सेपरेशन कितना हो जाएगा बोलो इनका? A इधर, A इधर। बार बार बोल रहा हूं, ये M मास नहीं है, ये क्या है बोलो? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक। दिस M इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। इन मैग्नेटिक पोल्स की क्या स्ट्रेंथ है? तो जैसे उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बुलाते हो, इसको बोलो क्या बुलाते हो? इसको बुलाते हो मैग्नेटिक डायपोल। सारी एनालॉजी लगा लीजिए, इसको बुलाते हैं मैग्नेटिक डायपोल। मेरी बात सुन लीजिए, जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हेन टू पोल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दे आर द मैग्नेटिक डायपोल्स। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब मैग्नेटिक डायपोल्स की जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है, इसको हम कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती है, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितनी हो जाएगी बोलो? M इंटू 2a। वहां पर क्या था बोलो? Q इंटू 2a, यहाँ पर क्या हो जाएगा? M इंटू 2a। फिर वही बात आएगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालोगे किस पॉइंट पे बोलो? एक्सियल पॉइंट पर, तो कितनी आएगी? म्यू नॉट अपॉन, भाई वहां पर कांस्टेंट चलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या चलता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और कितना आएगा बोलो जरा? 2m अपॉन में बोलो क्या आएगा? r क्यूब। ये क्या मैंने बनाया आपको जो समझ नहीं आया? एनालॉजी लगा दो बस, और कुछ नहीं करना, सारी बातें खत्म है। यहां से कुछ r दूरी पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ एक्सियल पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ m अपॉन में बोलो क्या? r क्यूब। अरे जैसे वहां पर p था 2p अपॉन में r क्यूब, यहां पर बोलो क्या है? m अपॉन में r क्यूब। अच्छा कोई पूछेगा सर ड्राइव पार्ट, तो भैया आपको ड्राइव करने ही नहीं है चैप्टर के, उसमें बकायदा लिखा हुआ है आपकी जो CBSE गाइडलाइंस है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया लेना इन टॉपिक्स का। क्वालिटेटिव आइडिया मतलब कि ऊपर से समझना है कि टॉपिक्स क्या है। इन पे ना तो कोई न्यूमेरिकल आएगा ना कुछ आएगा, और ये हो सकता है कि आए भी ना एग्जाम में, लेकिन उसने लिखा हुआ है बस कि क्वालिटेटिव आइडिया एटलीस्ट आपको होना चाहिए, तो बस आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अच्छा खुद बता दो, मुझे खुद बता दो, इक्वेटोरियल पे कितना आएगा? कौन बताएगा? बताओ इक्वेटोरियल पे कितना आएगा?
इस डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर बताना म्यू नॉट अपॉन एम अपॉन में खत्म। अरे वहां पी यानी डायपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पर बोलो क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो उसका पी क्यू इंटू 2 था, हमारा एम यहाँ पर क्या है एम इंटू 2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, उसके बाद मुझे जरा बताओ तुम लोग यहाँ क्या पढ़ते थे कि अगर डायपोल कभी भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, है ना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, कुछ थीटा एंगल पर अलाइंड होगा, इसकी डायपोल मोमेंट ऐसे है, तो कितना टॉर्क लगता है बोलो? पी साइन थीटा। दूसरी बात इसकी बस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बोलो? माइनस का पी कॉस थीटा। वर्क डन कितना करना पड़ता है इसको रोटेट करने के लिए? पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। याद भी आ रहा होगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, है ना। तो वैसे ही बस याद रख लो कि अगर कभी भी कोई मैग्नेटिक डायपोल भी कहां पर प्लेस्ड है बोलो? किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ उसको अट्रैक्ट करेगी, एक तरफ से बोलो इस तरफ खींचेगी। सिंपल सी बात है यार, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। तो आप लोग क्या बोलेंगे? ध्यान देना, ये कुछ थीटा एंगल पर अलाइंड है, थीटा एंगल पर ये भी अलाइंड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो आप लोग बोलोगे इसके ऊपर भी क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा बोलो? टॉर्क। सारे पैरामीटर चेंज कर दो। पी की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं? कैपिटल एम। पी की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं? कैपिटल एम। बी आ जाएगा बोलो, और क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो एम बी साइन थीटा, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया भी था। अब याद करो कि अब यही बहुत जरूरी चीज है कि जो आपने वहां पर पढ़ा था उसी एम को आप कंपैरिजन से लिखते हैं, क्या बोलो? एन आई ए। ऐसा क्यों लिख देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को? एन आई ए। तुम्हें याद नहीं आ रहा, मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आपको याद है टॉर्क का फॉर्मूला बना था एन आई ए बी, और हम जानते हैं टॉर्क का ये फॉर्मूला भी होता है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू बी साइन थीटा। तो हमने कंपैरिजन से बना दिया कि जो ये जो एन आई ए है ना, ये क्या है बोलो? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैंने आपको बोला था उस दिन कि मैं जब आपको चैप्टर 5 बताऊंगा तो हल्का समय इस बारे में बता दूंगा आप लोगों को कि व्हाई वी राइट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एज एनआईए। ये एनआईए तो याद करके जाना, कभी भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। एनआईए का मतलब क्या होता है? अब सिंपल बोल देगा मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ टर्न्स है, 10 टर्न है, ठीक है, उसमें 20 एम्पियर का करंट है, उसका रेडियस जो है वो 5 यूनिट का है, ऐसे बोल देगा, और बोलेगा इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताओ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप लोग बोलोगे एन आई ए। एन माने नंबर ऑफ टर्न्स, आई माने बोलो क्या? करंट, और एरिया माने बोलो क्या? पाई आर स्क्वायर। जस्ट सॉल्व करते हैं, आ जाएगा। ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ कॉइल, कॉइल। अगर कोई मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको पता है m/2 है। तो मुझे बताओ, बातें नहीं, कितना टॉर्क लगेगा बोलो? mb sin थीटा। मुझे बताना जरा कितनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी? जैसे वो माइनस पी cos थीटा है, तो ये क्या आएगा बोलो? माइनस का mb cos थीटा। कोई दिक्कत? उसके बाद मुझे बताना वर्क डन कितना करना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए? तो mb cos थीटा 1 माइनस खत्म। यही है बस जो पढ़ना। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? पक्का सोच लो, इसको डाउट तो नहीं है इसके अंदर? देख लो एक बार इसको। हाँ, मैंने एमपीजी की देखी, इसमें ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है इसके अंदर। तो 25-26 क्वेश्चन मेरे को नजर आ रहे थे जब मैंने देखे थे कि आपके ज्यादा है ही नहीं। तो आप लोग चाहें तो, वैसे तो मेरे को लगता नहीं कि आप लोग इतना ज्यादा टाइम लगाना इस चैप्टर के ऊपर। डोंट वेस्ट योर टाइम कि भाई 2 नंबर के चक्कर में आप इतना टाइम लगाएं। जितना बता रहे हैं ना उतना पढ़ के चले जाना। 2 ही नंबर का है। सबसे ज्यादा अभी उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी से ये मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, देखो ये मैग्नेटिक डायपोल है। सुन लो क्लास प्लीज। दिस इज वी हैव अ मैग्नेटिक डायपोल हैविंग द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ m into 2l या m into 2a। इज इट क्लियर? ठीक है, where m stands for the strength of the either pole, strength of the either pole and the magnetic length, जो मैंने 2a बोली भी आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद ये देखो एक्सियल पे कितना आएगा? एक्सियल पे ये वाला अप्रोक्सीमेशन से पहले आपको पता है, बाद में जब हम करते हैं तो ये वाला आता है। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय में क्या? r3। और इक्वेटोरियल पे कितना आएगा बोलो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय में बोलो क्या? r3। टॉर्क कितना आएगा? mb sin थीटा। कितना आएगा? वर्क डन कितना होगा? mb cos थीटा 1 minus cos थीटा 2 and potential energy is nothing but it is minus mb cos theta minus same as the stable equilibrium when theta is 0, unstable equilibrium when theta is 180 degree।
समझ में आ रहा है बात? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कुछ सोच सकते हैं कि कोई जब तक स्टेबल है तो उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उस समय पे, कोई बहुत अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब उसके पास अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, ये सब आपको बताया गया था। जो यहाँ पर सिखाया गया ना बस यही है, समझ गया बात को? अभी मैंने आपको सारा बता दिया। अरे नहीं कर पाओगे क्या? अब ये जो गॉस लॉ वाली आप बात कर रहे हैं ना कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये मैंने आप लोगों को ना जब मैं वो करा रहा हूँ क्या बोलते हैं कैपेसिटर ईएम वेव के अंदर मैंने आपको टॉपिक करवाया था डिस्प्लेसमेंट करंट का, याद आ रहा है? तो वहां पर मैंने इसका मतलब बताया था आप लोगों को कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो होता है कि E डॉट ds जो होता है ना वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका क्या मतलब होता है? एक मोनो चार्ज मतलब अकेला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है, अकेला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा, बट मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर ये लॉ काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अगर आप ऐसा सोचें कि मोनोपोल एग्जिस्ट, मोनोपोल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। देखिए पोल ना कभी भी मोनो में एग्जिस्ट नहीं करते, पोल कभी भी अकेला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगर एक मैग्नेट का पोल नॉर्थ है ना तो उसके साथ साउथ भी जरूर होगा। तो मोनो चार्जेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकते हैं बट मोनोपोल्स मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको करवा रखा है ईएमएफ के अंदर, ये डाला यहाँ पर भी हुआ है कि देखिए B डॉट ds जो है ना उसका इंटीग्रल, अरे समेशन का मतलब इंटीग्रल ही है, तो इंटीग्रल कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब बस ये होता है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या है ना, इसके बाद आप लोग मेन मुद्दा जानते हो, मैं आपको बता रहा हूँ मेन मुद्दा आने वाला है यहाँ पर। ये जो टाइप है ना मटेरियल्स की, ये वाली चीज है, ये आपको पूरा पढ़ के जाना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आने ना तो यहीं से आना है, मैं बता रहा हूँ, आना है यहीं से आना है। जितने भी क्वेश्चन हमें देखो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये जितने भी क्वेश्चन है ये मुश्किल से आप लोगों के 25 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन है। आपको बस मटेरियल की टाइप पूछता है, जैसे कि यहाँ पर ये सारे अंदर से जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस विल बी अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड्स को अपने अंदर से जाने देता है। एक जो बिल्कुल जाने नहीं देता वो डाया होता है, और जो थोड़ा बहुत जाने देता है वो क्या होता है? पैरा होता है। ये मैंने आप लोगों को एक क्लास के दौरान बताया भी था सब कुछ। ठीक है, मैं हल्का सा आपको वो रिकैप दे रहा हूँ उस चीज का। मुझे बताओ जरा, वैसे समझ में आ गई जितनी बात अब तक बताई मैंने? या अच्छा वो कंपैरिजन कर ले रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का? अरे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद रखो बस, मैग्नेटिक फील्ड वाला तो अपने आप हो जाएगा, है ना? समझ रहे बात को? तो गाइस उसमें हमने शायद उससे निकाला था हमने गूगल से ना, नहीं इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ, तो बेकार सा दिया हुआ। दो 2024 का ना एक बार को पेपर पूरा देखना भाई। देखो मैं बताऊं, आप एमटीजे देख रहे हो ना, एमटीजे में 2024 के उन्होंने जो क्वेश्चन लिखे हुए नहीं 2024 में आया, लेकिन माने 2024 में आया ही नहीं हो क्वेश्चन, उन्होंने पता नहीं कहां से लिखे हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आया। उन्होंने लिख दिया है 2024 और वो क्वेश्चन 2024 के पेपर में है ही नहीं। किसी के पास हो ना तो गूगल से डाउनलोड कर लो, कहीं से देख लो, 2024 के पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो कुछ एमटीजे में डाले हुए इन्होंने। 2024 वाले के साथ करा हुआ ऐसा, बस इन्होंने पता नहीं कहां से डाल दिया, कौन सा पेपर इनके हाथ लग गया था, इन्होंने वो सारे क्वेश्चन गंदे क्वेश्चन उसमें डाल दिए। आपको दिखता होगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना एमटीजी कि सब तो ठीक था 2023 तक, तो 2024 के क्वेश्चन बड़े खतरनाक से डाल रखे हैं इन्होंने, कहीं और का पेपर डाल दिया सारा। ये मिस्टेक हुई है एमटीजी वालों से, सीबीएसई का पेपर नहीं है वो, हमने उसे चेक करा था। निष्का के पास 2024 का पूरा पेपर था जो बोर्ड में आया हुआ था, और हमने एमटीजी से मैच करके देखा है, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा था। इधर एमटीजी में इन्होंने 2024 में कुछ दिया हुआ है, उसमें कुछ था, तो वो हो क्या गया हुआ गलती से कि 2024 का इन्होंने या तो फॉरेन का पेपर या फिर हो सकता है कि ऑल इंडिया का पेपर बनता है वो वाला पेपर उठा दिया और उसके सारे क्वेश्चन डाल दिए बाय मिस्टेक, डालने देगी इसके सीबीएसई वाले। तो वो एक थोड़ी सी मिस्टेक, लेकिन कर लेना, सिलेबस वही है। आप ना प्रीवियस ईयर करके देखना, आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है प्रीवियस ईयर से। ये था जितने जबरदस्त तरीके से पढ़ के यहाँ से तो चढ़े इसको पढ़ जाना, ये आएगा भाई 2 नंबर में। हाँ छोड़ता है तो 2 नंबर है, बाद में 2 नंबर के लिए टेंशन में आएगा। पहला चैप्टर 1 नंबर का है, पहला बहुत जल्दी बता दो मेरे को, कोई तू अलग ही शॉर्ट वीडियो देख रहा है। ये 1 नंबर का कहां से है?
भाई ये तेरे को किसी बागड़ी बंदे ने भेजा ना, ये बागड़ी है, इसको कुछ नहीं पता। 10 नंबर का ये बता रहा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। 11 नंबर का हो गया पहले दो चैप्टर, मैं सोच रहा हूँ पहले 3 ही 16 के और करंट को 5 नंबर का बता दिया। ऐसा कुछ है क्या भाई? मेरे तो सुनने में नहीं आया ऐसा कुछ। भाई देखो ऐसा वैसे होना तो नहीं चाहिए कि पहले दो चैप्टर 11 की और ये करंट 5 का। लेकिन मेरी बात सुनो, अरे भाई एक का है चाहे 5 का है, छोड़ो वो सारी बातें, आप लोग तैयार करके जाओ सिर्फ, ठीक है ना? 1-2 नंबर मत देखो, आने को कहीं से भी आ सकता है, ठीक है? अब सुनो भाई, ये देखो 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, नाम याद कर लो, एक डाई, एक पैरा और एक फेरो। इन शॉर्ट एक बात बोलता हूं, ठीक है? इन शॉर्ट एक बात याद रख लो, क्या बात? कि फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर से जाना चाहती हैं, या ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने देना चाहते हैं। तो कोई अगर क्या होगा इधर आशीष, कोई अगर क्या होगा कि अगर बाहर से भी फील्ड जा रही होगी ना, तो वो इस मटेरियल के अंदर होकर जाने की कोशिश करेगी। देखो बाहर से जा रही थी, वो मुड़ के अंदर आके आने लगी। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए बड़े कंपैटिबल होते हैं। समझ में आ गई वाली बात? और डाया वाले बड़े अनकंपैटिबल होते हैं। देखो सीधी आ रही है ना, वो भी ऊपर से मुड़ के जा रही है, अंदर जाने नहीं चाहती। और पैरा वाले जो होते हैं वो उससे थोड़े से कम कंपैटिबल होते हैं, इससे ज्यादा कंपैटिबल होते हैं, बीच में आते हैं। ये एक बात बस दिमाग में समझ लो, उसके बाद सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी इस टॉपिक की। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या बोला मैंने, जरा बताओ। फेरो वाले मोस्ट कंपैटिबल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए, डाया वाले बिल्कुल नहीं होते, और पैरा वाले ठीक ठाक होते हैं। अब आप जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे पढ़ने हैं, तो हल्का करके छोटे-छोटे पढ़ लेते हैं, हल्का सा याद कर लेते हैं जल्दी से इसको। तो पहले क्या बोलता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर quickly repelled by the applied magnetic field। रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, बट बहुत स्ट्रांगली नहीं, ठीक ठाक रिपेल करते हैं। दे आर फीबली अट्रैक्टेड, ठीक ठाक थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और ये वाले स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। वही बात जो बोली है आप लोगों को। अब पता है क्या है, देखो अगर आप लोग थोड़ा सा याद ही कर सकते हो, ये एक क्वेश्चन इन्होंने बार बार ना पूछ लिया, एग्जांपल पूछ लिया इन्होंने। कभी बीच में पिछले साल, पता नहीं पिछले उससे पिछले साल पूछा था एग्जांपल, कि फेरोवाई को एग्जांपल दो। तो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, स्टील हो गया, गैडोलिनियम हो गया, एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल है। और थोड़े से अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये 3D वाली सीरीज के एलिमेंट्स है, थोड़े से ऐसे याद आ जाएंगे वहां पर। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, गैडोलिनियम, ठीक है ना? ये गैडोलिनियम भी आप ब्लॉक में आता है। अब सुनो पैरा में कौन कौन है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये अल्कली और अल्कलाइन कौन होते हैं? ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, मैग्नीशियम, ये सब कौन है बोलो? पैरा वाले। तो पहला और दूसरा ग्रुप याद कर लो, कौन से होते हैं बोलो? पैरा वाले होते हैं, ठीक है? नहीं हो पाएगा यार, उसमें एल्यूमिनियम भी आ गया बस यहाँ पर, और प्लैटिनम है, ऑक्सीजन है, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट। हालांकि इधर इन्होंने ज्यादा लिख दिए होंगे, आप जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं मैं दिखा देता हूं आप लोगों को पीडीएफ खोल के, वो वाले कर लेना। एनसीईआरटी में जो दिए वो वाले कर लेना। हालांकि ये एनसीईआरटी वालों से मैच जरूर करेंगे, बस एक्स्ट्रा एक आध और होगा। उसके बाद इसमें क्या आ रहा है बताओ जरा? एंटीमनी, बिस्मिथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, क्वार्ट्ज, ये आप लोगों के वाटर, एयर, ऑर्गन, हाइड्रोजन, ये कौन से बोलो? डायमैग्नेटिक है। अगर आप लोग याद कर सकते हैं एग्जांपल, तो इट विल बी मच बेटर। आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन थोड़ा सा वो मुश्किल बनाने की सोचेगा एग्जांपल से। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, बोल दे कि बताओ जरा ये जो निकल है ये कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, तो आपको पता होना चाहिए निकल फेरो है भाई। तो एग्जांपल याद करके जाएंगे तो ऐसे आंसर के जवाब मिल जाएंगे 1 नंबर में, नहीं तो थोड़ा सा 1 नंबर जाने के चांस। हाँ, एक ऐसा था, कोबाल्ट या कॉपर में से कोई है ना, ऐसा कोई डाल रखा है एक, तो उसको थोड़ा सा ना गूगल से चेक कर लेते कि एग्जैक्टली किसमें उसको आंसर लिखना है। हालांकि कोई चीज ऐसी है ना, तो उस पर वो पूछेगा भी क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज नहीं पूछेगा जिसके ऊपर बाद में बवाल हो जाए, नहीं पूछेगा। और अगर ऐसा हुआ, आप दोनों में से कोई भी लिखना ना, सीबीएसई गलत भी कर सकते हो, ठीक है? चलो अगर कॉपर भी होगा ना, 2 में है ना, तो दोनों में से कोई भी लिख देना आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एग्जांपल याद हो गए? अच्छा, ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ भाई, हाँ भाई, अरे ईशर ध्यान दे, ये सबको याद हो गया? मैग्नेटिक फील्ड कैसे पास होती है, पढ़ना जरा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू अवॉइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल, डू नॉट पेनिट्रेट द मटेरियल। कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पेनिट्रेट होना नहीं चाहती इस मटेरियल में। इसमें क्या बोलता है? द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्सेस ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू पेनिट्रेट द पैरा में, इसमें पेनिट्रेट होना चाहती है। और इसमें बोलो क्या कर जाती है? स्ट्रांगली पेनिट्रेट होती है। पेनिट्रेट मतलब घुसना चाहती है ना, ये तो होता है मतलब इसका।
अरे यार क्या हो गया, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? अरे जो बोला वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अच्छा तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है, कहीं पर स्ट्रॉन्ग और कहीं पर वीक, कहीं पर स्ट्रॉन्ग और कहीं पर। अब आप मुझे बताना जरा, फेरो वाले तो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं, तो ये कहां से कहां की तरफ भागेंगे, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। जहां पर वीक फील्ड रीजन होगा वहां से कहां की तरफ भागेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा मटेरियल। और ये वाले कहां भागेंगे, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। अरे नहीं यार, ये कहां भागेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, लेकिन थोड़ा मतलब उतना अट्रैक्शन है, लेकिन भागेगा जरूर वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। पढ़ लो, एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू द वीकर फील्ड, स्ट्रॉन्गर टू द, और वो वाले कहां पर, वीकर टू द, ये वाला कहां पर, वीकर टू द स्ट्रॉन्गर विद वीक अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो होगी बट वीक अट्रैक्शन होगी। नहीं है मेरे पास समझ में? अरे क्या हो गया भाई, ठीक है, इसमें क्या मुश्किल लग रहा है? अब बताओ, एक डायमैग्नेटिक रोड को जब फ्रीली कहीं पर सस्पेंड किया जाएगा, अब बताना जरा, मेरे पास एक रॉड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये पसंद नहीं करती तो इसमें ऐसे अलाइन रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे अलाइन रही तो सारी फील्ड इसमें से जाएंगी। तो ये कैसे अलाइन रहती है बोलो, ऐसे, ताकि इसमें से फील्ड ही ना जाए, क्योंकि रिपेल करती है। और ये वाली बोलो कैसे अलाइन हो जाएगी, बिल्कुल इसी की लाइन में अलाइन हो जाएगी कि नॉर्थ की फील्ड साउथ से निकले और फिर ऐसे करके बाहर की तरफ साउथ में चली जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं जिस डायरेक्शन में बोलो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ताकि ज्यादा से ज्यादा फील्ड उसमें से पास हो सके। और जो डाय वाले होते हैं वो ऐसे खड़े हो जाते हैं ताकि फील्ड उसमें से पास ना कर सके। तो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको डायग्राम बना के दे देगा, कहेगा बताओ जरा, अगर ऐसा मटेरियल है, ऐसे है रखा हुआ है, तो बताओ कौन सा मटेरियल है वो। अगर एक ऐसे रखा हुआ तो कौन सा बोलो, डाय। मुझे बताओ कोई भी डिफरेंस ऐसा लग रहा है आप लोगों को जो समझ में ना आ रहा है ना? इजी है सारे। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से। अच्छा अब बताओ, अगर मेरे पास एक लिक्विड है, ये बड़ा अच्छा पार्ट होता है ये वाला, अगर मेरे पास एक लिक्विड ऐसी मटेरियल का जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड है, वो लिक्विड अगर ऐसे रख दिया गया दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, तो वो लिक्विड बीच में रहना पसंद नहीं करेगा, वो यहां से उठने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद, बार बार एक ही पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं है तो क्या करेगा, भागेगा इससे दूर बस। चाहे वो ऐसे भागे, चाहे वो रोड को ऐसे करके भागे, चाहे वो स्ट्रॉन्गर फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ भागे, भागेगा वो कहां की तरफ, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका ऐसे रहता है, इसका क्या होता है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में रह सकता है उतना बढ़िया, तो ये नीचे की तरफ धंसने लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आ जाओ। और इनका ध्यान रखना, इनका कोई लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई ऐसा मटेरियल भी है जिसका कोई लिक्विड नहीं होता, तो वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। उसके बाद applied magnetic field cause the diamagnetic material to weakly magnetize in the direction opposite to the field। ये कुछ नहीं है, बेसिकली वीकली मैग्नेटाइज होते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनको रख भी दो तो। और ये वाले बोलो क्या होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, बिकॉज ये कंपैटिबल होते हैं। बस इतना ही बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना? और कौन सा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है? नहीं ये कुछ नहीं आया यार, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लेना सीधा। द इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन, जो इसमें मैग्नेटाइजेशन होने वाली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर, स्मॉल होएगी और नेगेटिव होएगी। नेगेटिव मतलब अपोज करती है एक तरीके से। क्या करेगी बोलो, अपोज। मैग्नेटाइजेशन को अपोज करेगी, पसंद नहीं करते है ना, तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो कैसा होगा बोलो जरा, अपोजिशन में होगा, नेगेटिव होगा। इसका बोलो क्या बोलोगे, स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्मॉल एंड, और इसका बोलो क्या होगा, लार्ज एंड पॉजिटिव। अरे नहीं आया समझ, ये तो मैंने आपको क्लास के वक्त भी बोल रहा था कि ऐसे याद करो कि वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं तो वो लार्ज एंड पॉजिटिव रखते हैं, ये स्मॉल एंड पॉजिटिव रखते हैं, और ये बोलो क्या रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। उसके बाद द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। देखो यार मैग्नेटिक परमेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, परमेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती किसी की भी ना, तो आप लोग क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू जो होती है लेसर देन यूनिटी होती है। द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैज अ वैल्यू लेस देन यूनिटी, आया हुआ एग्जाम के अंदर। इसका बोलो क्या आएगा, द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैज अ लार्जर वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी, एंड इसका वैल्यू क्या आएगा, वेरी लार्जर वैल्यू। अच्छा मुझे तुम्हें एक बात बताओ, छोटी सी एक चीज मुझे यहाँ से याद है। अच्छा नीचे से लिखा ही हुआ है, आपको पता है कि अगर मीडियम की परमिटिविटी, एक सेकंड, ये आया हुआ एग्जाम के अंदर पहले भी, मैंने क्या बोला, डाय वालों के लिए, डायमैग्नेटिक के लिए, जल्दी बोलो, म्यू क्या होता है इनका, म्यू क्या होता है बोलो, इन मीडियम्स का म्यू क्या होता है, 1 से छोटा। पैरा वालों के लिए बोलो क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। और डाय वालों को क्या होता है, सॉरी पैरा वालों को क्या होता है, पैरो वालों का बहुत बड़ा होता है 1 से ना वैल्यू। अब तो मुझे बताना रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये चीज, ठीक है। अब आप लोग जरा देखो कि अगर किसी की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये भी बहुत छोटा होगा वैल्यू, है ना। किसी की 1 से बड़ी है तो ये वाला रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। और ये वाला अगर 1 से बहुत बड़ा तो ये वाला रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 1 से बहुत बड़ा। तो सिमिलर पैटर्न काम करता है कि अगर मीडियम की परमेबिलिटी ही कम है तो उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी भी बोलो क्या आएगी, कम आएगी।
उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बड़ी आएगी, इसकी बहुत बड़ी आएगी। एग्जाम में पूछा जाता है किन मटेरियल्स की रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बहुत बड़ी है, तो आप लोग क्या बोलोगे? फेरोवन। किसका बोलोगे? फेरोवन। चलिए लास्ट पेज देखिए, नेक्स्ट ये था द ससेप्टिबिलिटी बेसिकली आप लोगों को ये बताता है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई कितनी, वो मैग्नेटाइज हुआ कितना, मैंने 100 की फील्ड लगाई उससे वो कितना मैग्नेटाइज हो पाए, ये उसकी ससेप्टिबिलिटी को बता रहा है। फॉर्मूला वगैरह कोई याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि लिख रहा है ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका वैल्यू कैसा है? बोलो नेगेटिव, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इसका मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू कैसा होता है? स्मॉल एंड नेगेटिव। क्या होता है? तो ससेप्टिबिलिटी भी बोलो क्या हो जाएगी? स्मॉल एंड, अरे नहीं है बस में, अरे ससेप्टिबिलिटी यही बताती है कि मैंने जितनी फील्ड लगाई उससे वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, उससे वो कितना, तो ये लो मैग्नेटाइज होते हैं, है ना, बहुत मतलब मैग्नेटाइज होते ही क्या है, अपोज करते हैं मैग्नेटाइजेशन को ना, तो आप लोग क्या बोलोगे? इनका वैल्यू कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इनका वैल्यू कैसा होता है? लो पॉजिटिव। इनका वैल्यू क्या होता है? हाई पॉजिटिव। ये आता है बच्चों एग्जाम में, ये चीज आती है एग्जाम में, याद रखना इस चीज को। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? 3 से 4 वैल्यूज पे काम करवा रहा है आपसे, आपको बार बार पूछ रहा है, एक तो ये मीडियम्स की ये वाली चीज, दूसरी चीज क्या बोल रहा है बोलो? रिलेटिव परमिएबिलिटी इसकी 1 से छोटी, इसकी बोलो क्या 1 से बड़ी, इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से काफी बड़ी। अगर बात करोगे मैग्नेटाइजेशन की तो बोलो क्या आएगा? बोलो स्मॉल नेगेटिव। क्या बोलोगे? मैग्नेटाइजेशन बोल दे, काई बोल दो, काई मतलब ससेप्टिबिलिटी, काई मतलब क्या बोलो? ससेप्टिबिलिटी। दोनों ही स्मॉल नेगेटिव है, यहां पर बोलो क्या होता है? स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल एंड बोलो क्या होता है? लार्ज पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो थोड़ा सा ग्राफिकल पार्ट है ना, इतना दिया नहीं हुआ है अपने एक्चुअली में, क्या बोलते हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका ज्यादा है। कहता है दीज मटेरियल्स डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ ये कहता है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी बोलो क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। इनवर्सली दिखा रहा है द प्रॉपर्टीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बट ये बता रहा है आप लोगों को ये मटेरियल्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। मतलब कि सुन लो क्यूरी लॉ वैसे तो क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो इस केस में देखो जरा, इस केस में देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी बोलो क्या होगी? कम होगी। मैग्नेटिक को ससेप्ट करने की, मैग्नेटिक फील्ड को ससेप्ट करने की जो एबिलिटी होगी वो क्या होगी? कम होगी। समझो मेरी बात को। तो ये वाले तो जो होते हैं डायमैग्नेटिक, वो इसको ओबे नहीं करते, क्यूरीज लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो बोलता है द मटेरियल्स डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ, द प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, इनकी ससेप्टिबिलिटी देखो टेम्परेचर के साथ बोलो क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी बोलो क्या है? कांस्टेंट। मैग्नेटाइजेशन वाला पूछेगा भी नहीं, ससेप्टिबिलिटी वाला याद रखो मेन तो जो है, ठीक है ना, ससेप्टिबिलिटी वाला ही पूछते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो इनकी ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के बोलो क्या है? इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर के बोलो क्या है? और क्या बोलता है? इसकी जो मटेरियल्स की जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्यूरीज लॉ को ओबे करती है, टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी घटती है। टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है ससेप्टिबिलिटी कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ससेप्टिबिलिटी कम हो रही है। अच्छा, अगर आप मैग्नेटाइजेशन की बात करना भी चाहते हो ना, जैसे ये मैग्नेटाइजेशन है और ये एच होता है जो आपने इंटेंसिटी लगाई, एम क्या होता है? जो मैग्नेटाइजेशन हुआ, ढंग से देख लो, एच क्या है? जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, एम क्या है बोलो? जो उसमें मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ। तो इनमें कैसा होता है? इनका मैग्नेटाइजेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है ना, तो आप बस बोल सकते हैं नेगेटिव स्लोप बन रहा है, मतलब कि ये मैग्नेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप फील्ड लगा रहे हैं बट ये डिफरेंट तरफ जा रहे हैं, मतलब कि मैग्नेटाइजेशन को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं मैग्नेटाइजेशन को पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है। आप लगा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड हैविंग सम मैग्नेटाइजेशन, इसका मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही, पक्की बात है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर तुम थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानते हो तो। काई बराबर क्या होता है? m by h। अरे यार, काई बराबर क्या होता है? ऊपर देखो ना, m by h का मतलब क्या होता है? h होता है अप्लाइड फील्ड। h क्या होता है? m क्या होता है? 2 मिनट सुन लो, सारा समझ में आ जाएगा। h होता है अप्लाइड फील्ड, m क्या होता है? मैग्नेटाइज्ड। जितना वो मैग्नेटाइज हुआ, जितना वो मैग्नेटाइज, अगर तुम इन दोनों के बीच का ग्राफ बना रहे हो कृतिका, m और h के बीच का ग्राफ बना रहे हो, तो तुम लोग क्या बोलोगे? अरे तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? y इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है? तो उस हिसाब से मुझे बताना है m बराबर में क्या आएगा बोलो? काई h। अब मुझे बताना y इंटरसेप्ट तो बोलो कितना आएगा? 0। y इंटरसेप्ट तो बोलो कितना आ रहा है? 0। अब मुझे बताना काई जो होता है, जो काई की वैल्यू होती है डाई के लिए, बोलो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। काई की वैल्यू डाई के लिए अगर स्लोप नेगेटिव तो कहां जाएगा? समझ नहीं आ रहा है, ऐसे तो कुछ पढ़ाएंगे हमने आज तक। अरे भैया y इक्वल टू mx प्लस c मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सारी बातें बस
M और H क्या होते हैं हर्ष? H होता है जो तूने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, M क्या होता है उससे जितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, उससे जितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, यही तो होता है ना। तो अगर तू इन दोनों के बीच का ग्राफ बना रहा है तो वो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये y पे और ये x पे है तो एक को y मानते हुए इसको x मानते हुए, देख ना ये y ये x, तो मुझे बता ये क्या बन गया स्लोप। अब मुझे बता काई की वैल्यू डाय वालों के लिए क्या होती है नेगेटिव, तो नीचे जा रहा है, y इंटरसेप्ट 0 है, से 0 से नीचे जा रहा है। यही बात कर तू एक बार किसकी बोल, पैरा की। किसकी बात करेगा, पैरा की। तो पैरा वालों के लिए काई की वैल्यू क्या थी, स्मॉल पॉजिटिव। कैसी थी बोलो, पॉजिटिव थी भाई, है ना। तो बोलो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कहां जा रहा है, अरे नहीं आ रहा समझ में यार, ये आ गया तो फिर जो जहां से डिफिकल्ट चीज बननी है वो आपको वैसे ही याद हो जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ससेप्टिबिलिटी की बात करोगे तो इसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ कैसे जाता है, कांस्टेंट, टेम्परेचर बदलता रहे बट ससेप्टिबिलिटी में कोई चेंज। और इसकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, घटती है। कैसे वेरी करती है, घटती है। याद रखो, अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। अब आ जाओ फेरो वाले पे। किस पे आ जाओ, अब फेरो वालों का सीन थोड़ा अलग होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक इनकी जो मैग्नेटाइजेशन होती है अलग तरीके से वैरी करती है, उसके बाद अलग तरीके से वैरी करती है, ठीक है ना। अगर M और H का आप लोग बोलोगे तो पहले तो ये मैग्नेटाइजेशन ऐसे कम होती है, फिर बाद में क्या होती है, ज्यादा होती है। ये थोड़ा सा मतलब रखने वाला ग्राफ है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप देख के जा सकते हैं। बस इस तरह का वेरिएशन कुछ इसमें होता है, और इसका कुछ काई का ऐसे करके कुछ होता है। तो ये वाला थोड़ा सा हम बस याद कर लेने वाला। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, दे ओवर द क्यूरी-वीज लॉ। क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करते, क्यूरी-वीज लॉ को फॉलो करते हैं। दैट इज ससेप्टिबिलिटी इज 1/, टेम्परेचर माइनस में क्या बोलो, टीसी। टीसी ने यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर है। ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर हमारे मटेरियल्स जहां पर हमारे मटेरियल्स अपना नेचर चेंज करते हैं फ्रॉम फेरो टू पैरा, फेरो टू। सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, आपको पता है ससेप्टिबिलिटी बोलो क्या होनी है, कम। सुन लो, आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सब बच्चे बताओ ससेप्टिबिलिटी बोलो क्या होती है, कम। पहले मुझे बताओ फेरो वालों की ससेप्टिबिलिटी क्या थी, बहुत ज्यादा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, ससेप्टिबिलिटी बोलो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तनीषा मैं क्या बोल रहा हूँ, फेरो वालों की ससेप्टिबिलिटी बताओ क्या होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है, हाई पॉजिटिव होती है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी बोलो क्या होती है, कम। क्यूरीज लॉ भी यही कहता है। अब ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो लो पॉजिटिव भी होगी एक टाइम पे। और लो पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी किसकी होती है, बोलो पैरा की। इसीलिए मटेरियल्स पैरा से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बोलो पैरा में। इस टेम्परेचर को बोलो क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिकम द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ ही नहीं आ रहा सर क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में। पक्की बात है, पक्की बात है, याद रहेगी ये वाली चीज, लक्ष्य नहीं आ रहे समझ में, ठीक है। तो अब मेरी बात हो गया खत्म, हो गया खत्म। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देते चलो आप लोग, ठीक है। मैं जो पूछूं आप लोगों को जवाब देना इस चीज का। आपको मटेरियल का नाम लेना है, बस आपको मटेरियल का नाम लेना है जो मैं पूछूंगा, ठीक है। विच मटेरियल्स हैव, एक का लिख देता हूं क्वेश्चन पूरा, विच मटेरियल्स हैव काई, ऐसे लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लो नेगेटिव। बोलो लो नेगेटिव, क्या बोलोगे, बातें नहीं। लो नेगेटिव, हाई पॉजिटिव पैरा, लो पॉजिटिव पैरा हो गया। चलो ठीक है, और सुनो, और सुनो। रिलेटिव परमेबिलिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 दिखते ही साथ ही आपको फेरो दिमाग में आता है कि नहीं आता। कौन सा मटेरियल है, विच मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे किसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। लिखा था ऐसे आएगा, in which material the properties of the magnetization does not depend on the temperature, so we can say that it is a dia, it is a dia, ठीक है। किस मटेरियल के अंदर ये वाला ग्राफ रहता है, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ का वेरिएशन कुछ ऐसा है। पैरा मींस ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ ऐसा किसमें होता है, बोलो पैरा में। याद कर लो यार, सबसे बहुत सिंपल सा है। ऐसा किसमें होता है बताओ जरा फटाफट से, टेम्परेचर और ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ डाया, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है बोलो, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। पक्का पक्का क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा ये बताना जरा, वैसे तो मुझे लगता नहीं कोई चांस है इनके आने का, मैग्नेटाइजेशन के और एच के आने का, लेकिन फिर भी ये बताना किसका जाएगा, पैरा का। पैरा का, डाया का तो नेगेटिव होता है ना स्लोप। डाया का स्लोप कैसा होता है, नहीं आ रहा यार,
नहीं आ रहा है अर्शद भाई? अगर आप याद करो ना, काई की वैल्यू बार बार बोल रहा हूँ m/h होती है। क्या होती है? अब जिसका m यहाँ पर है, h यहाँ पर है, y की तरह है, ये बोलो किसकी तरह, बोलो x की तरह, तो ये स्लोप डिसाइड करेगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब डाया का स्लोप बोलो कैसा होगा, नेगेटिव, तो वो यहाँ से नीचे जाता है, पैरा में कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सस्टेबिलिटी घटने लगती है, किसी भी मटेरियल की सस्टेबिलिटी बोलो क्या होती है, घटने लगती है। और फेरो वाले सब्सटेंसेस एक टाइम पर क्या बन जाते हैं, पैरा बन जाते हैं। उस टेम्परेचर को बोलो हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। नहीं है मेरी बात समझ? अरे क्या हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आप लोग कोई भी प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए, देख लीजिए, कोई आप लोगों को दिक्कत लग रही है तो मुझे बताओ भाई। ये नहीं पढ़ना किसको, हिस्टैरिसीस कर्व नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल है ही नहीं सिलेबस में, पहले हुआ करता था। लेकिन ये अगर आपको ग्राफ समझ में आ रहे हैं तो ये वेरी गुड है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अगर आप लोगों को थोड़ा भी वो इधर उधर और मुश्किल करने की कोशिश करता है क्वेश्चन को, तो आप लोग बना जाएंगे। बताओ जरा, नहीं आ रहा क्या समझ में? तनीषा पीछे, क्लियर है? रिया गेट खोल देना, अर्षित पीछे जाके देख लो एक बार, किसी को डाउट हो तो इसके अंदर देख लो एक बार। बन की बात, पिछले साल का पेपर घर पे रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर में क्या क्वेश्चन था। ऑनलाइन निकाल लो, ऑनलाइन सेट हो, कोई निकालना ऑनलाइन तीनों सेट। पिछले साल के तीनों पेपर कितने सेट आते? 3 आते ही आते हैं। अरे कोई भी एक सेट निकाल लो, लगभग पेपर वही हो। नहीं आता नहीं। अरे जी वाला काम नहीं होता है यार, पेपर का लेवल एक सेकंड इजी है मैंने ठीक है तो ये आप अपना है 100 में से 150 अच्छा मैं आप लोगों को पिछले साल का क्वेश्चन बताता हूँ। मैं कुछ और भी देखूँ। कहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कहाँ है इसका? एमसीक्यू में आ रखा है क्या? सर 23 वाला भी देख लो, 23 वाला भेजा, उसमें भी दूसरा क्वेश्चन यार जो तूने पहला पेपर भेजा उसमें क्वेश्चन नहीं था। हाँ दूसरा क्वेश्चन है पार्ट। अच्छा ये मिल गया क्वेश्चन ये था कि which of the following pairs is that of the paramagnetic materials? इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है? ठीक है, पहला ऑप्शन कॉपर एंड एल्यूमिनियम, पहला ऑप्शन कॉपर एंड एल्यूमिनियम। दूसरा सोडियम एंड कैल्शियम। तीसरा है लेड एंड आयरन। लेड एंड आयरन तो बिल्कुल उड़ा दो लेड एंड आयरन का कोई काम नहीं है यहाँ पर। और निकल कोबाल्ट का चौथा ऑप्शन है, तो ये भी हटा दो। तो सोडियम और कैल्शियम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बोल सकते हैं, सो दे विल बी द पैरामैग्नेटिक ना। उसमें अल्कली और अल्कलाइन पढ़े थे ना हम लोगों ने, कॉपर और एल्यूमिनियम भी है। ये दोनों ऑप्शन सेम से लग रही हैं क्योंकि हमने जो भी पढ़ा है एग्जांपल, जो हमने एग्जांपल पढ़ा उसमें एल्यूमिनियम भी था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो। कॉपर उसमें डाई में और फेरो दोनों में एल्यूमिनियम में फेरो और फेरो फिर दोनों ऑप्शन सही होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा मत समझिए कि किसी क्वेश्चन की दो ऑप्शन नहीं जा सकती। अगर ऐसा होता है, सॉल्यूशंस गाइडलाइंस जब बनती है ना, उस समय सभी टीचर्स बैठ के बनाते, कोई टीचर नहीं बनाता है। तो जब ये ऐसा
बात आएगी ना कि दोनों ऑप्शन है तो वो ए और बी बोल देते हैं, दोनों के लिए टिक कर दो। आंसर में ऐसे ही आता है, अगर ए कर रहेगा तो भी टिक करो बच्चों का, बी कर रहेगा तो भी टिक करो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आया था बस ये वाला, एक नंबर के लिए। तुम कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे भाई? वो तीसरा सेट में भी तीसरा क्वेश्चन वो भी यही था, कह रहा था कि कौन से मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 से बड़ी और अपने एप्सिलॉन से छोटी होती है। मतलब एक तरीके से क्या होता है, बताया तो मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं क्वेश्चन नहीं समझा आप लोग। उसने बोला कौन से मटेरियल की, सुनो, कौन से मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी 0 से बड़ी और एप्सिलॉन से छोटी होती है। और एप्सिलॉन बताता है एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव एंड स्मॉल इस एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत छोटी और बहुत मतलब पॉजिटिव है। इधर भाई खुशी, इस एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी है और पॉजिटिव है। 0 से छोटी और पॉजिटिव सर पैरा होता है, एकदम पकड़ में आया। लेकिन उसने ऐसा बोला ही नहीं, उसने तो एग्जांपल दिए हुए, उसने मटेरियल नहीं पूछा, उसने एग्जांपल दिया एल्यूमिनियम है, वाटर है, गैडोलिनियम है, बिस्मिथ है। क्लियरली पता लग रहा है एल्यूमिनियम है, क्योंकि देखो वाटर तो हमारा उसमें था डायम में, याद करो, नहीं आ रही बात में। गैडोलिनियम पैरों में आता है, नहीं आ रही बात में। बिस्मिथ भी जो था वो डायम में था, बिस्मिथ भी डायम में था। तो आप लोगों को एल्यूमिनियम एकदम पकड़ में आ गया। एग्जांपल इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो सुनो भाई, ज्यादा देर नहीं, मैं बस आप लोगों से 15-20 मिनट कुछ और चीजें बताता हूँ आप लोगों को छोटी मोटी, फिर आप लोग जा सकते हैं। अच्छा सुनो क्लास प्लीज। अरे कहाँ से लग गया है बोर्ड? बच्चों ये तो पहले का भाई देखो, ये थोड़ा सा बच्चों पीछे भाई घर पे कर लेना डिस्कशन, ध्यान दो। ये आपको एनालॉजी समझाएगी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि जो चीज इधर P है वहां पर बोलो क्या है, M है, ठीक है। जहां पर एप्सिलॉन नॉट है वहां पर बोलो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, ठीक है। बस बाकी ज्यादा कुछ मत करना है इस चैप्टर से, ये तो बहुत इजी हो गई है। ये जगह दूसरी जगह बैठे, अरे मैं ना वहां लेके आना चाहता हूं। देखो भाई, ये टेबल है जहां से आप चीजें याद कर सकते हो, जिनका काई 0 से इसके बीच में है। समझ रहे बात को? पैरा वालों का रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बड़ी है, 1 प्लस एप्सिलॉन से छोटी है, सही है। परमेबिलिटी म्यू नॉट से बड़ी है। तो ये सारा दिया हुआ जो आपको समझाया गया है, इनका काई बहुत बड़ा, उनका काई नेगेटिव होता है, ठीक है। ये अगर आप लोग थोड़ा सा कर सकते हो ना घर पे, तो इस वाले पैराग्राफ को रीड कर लेना। हालांकि जो पढ़ाया गया है उसमें इनफ है, उतने से काम चल जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए होंगे इनके, ये ना, ये कहाँ पर एग्जाम्पल? सेकंड पैराग्राफ में हाँ ये भाई प्लीज सुधांशु, बिस्मिथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। ज्यादातर है ना मॉलिक्यूल्स टाइप लग रहे हैं यहाँ पर। सोडियम क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, हालांकि नाइट्रोजन, सिलिकॉन, लेड, कॉपर और बिस्मिथ भी है भाई। उसके बाद पैरा में एग्जांपल देख लो बस। लास्ट में है एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कॉपर क्लोराइड, ठीक है। थोड़े से एग्जांपल तो रखने पड़ेंगे भाई। फेरो वाले के अंदर देख लो क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एटसेट्रा, ठीक है। एनसीईआरटी वाले एग्जांपल आते हैं, ये इनफ है, इनफ है। क्या चीज?
8 फेरोमैग्नेटिक्स और फेरोमैग्नेटिक्स दे रखा है। ठीक है, मुझे देख रहे हैं यहाँ से दिख नहीं रहा है, इतना नजदीक से नहीं, ये चीज एकदम से दिखती नहीं है। ठीक है, पढ़ लेना। अरे भाई बस पीछे भाई क्यों सी आ रही है भाई इतनी। चलो आ जाओ, सुनो अब, सुनो एक बात। हाँ, चैप्टर 5, मुझे कुछ बातों के जवाब दो भाई। क्या आप लोग पहली चीज एनालॉजी लगा पा रहे हो उससे इसमें? जैसे वहां पर टाउ का फॉर्मूला बोलो क्या है, पी साइन थीटा, यहाँ पर बोलो क्या है, एमडी साइन। वहां पर वर्क डन कितना होता है जब डायपोल को रोटेट करते हो, पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहाँ पर बोलो कितना, एमबी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का पी cos थीटा, यहाँ पर कितनी होती है, माइनस का एमबी cos थीटा। ये बात याद होगी। वहां पर एक्सियल पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p by r3। यहाँ पर क्या होगा, mu naught upon 4 pi 2m by r3, where capital M is nothing but it is a magnetic dipole moment which is small m into 2m। नहीं यार, मेरी बात सुनो। और उसके बाद ये 3 तरह के मटेरियल्स हैं। क्या इन 3 तरह के मटेरियल्स का डाया, पैरा और फेरो, आप लोगों को बातें डिफरेंस समझ में आ गए? क्या आप लोगों को इनकी ससेप्टिबिलिटी याद होगी, किसकी नेगेटिव है, किसकी स्मॉल पॉजिटिव है, किसकी हाई पॉजिटिव है? क्या आप लोगों को टेम्परेचर के साथ इनकी डिपेंडेंसी, ये मैं सबसे जरूरी चीज बार बार बोल रहा हूं, टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी इस साल आ सकता है, पिछले साल इस पे नहीं था क्वेश्चन। टेम्परेचर की डिपेंडेंसी कैसे, कौन सा मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, डाया की। किनकी करती है सर? 2 की करती है सर, पैरा की भी करती है, पैरा की भी करती है। पैरा में तो ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी घटेगी, बिकॉज़ क्यूरीज लॉ फॉलो कर रहा है। और उसमें क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर कुछ समय तक तो फेरो रहता है, बाद में क्या बन जाता है, बोलो पैरा बन जाता है। वो तो क्या यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रही बात समझ, तो कर लेंगे आप ये वाली चीजें ना, ठीक है। अब एग्जांपल्स आप लोग कर लीजिएगा, ये हो गया। अब मुझे बस 2 छोटी छोटी चीजें बतानी है बच्चों, वो 2 चीजें कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को फ्री कर देता हूँ। एक तो हाँ, पोटेंशियल एट जंगल पॉइंट ना, वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भाई देखो, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तुम लोगों ने ड्राइव करा होगा, ध्यान करो भाई। भाई अभी भी बातें करने के लिए टाइम है क्या? सीख लो। जनरली आया नहीं है कभी भी ये, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रॉपर ड्राइव, और ये ड्राइव हमने नहीं कराया तो मैं बस आपको करा रहा हूं, बाकी सब कर लिया है। ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, आपको पता है डायपोल है, और डायपोल का सेपरेशन आप लोगों को पता है। यहां तक का बोलो क्या होता है, ए, इसके आगे तक का भी बोलो क्या होता है, ए। सही बात है। अब आपको याद है, पहले तो मुझे बताओ, ड्राइव अगर मैं इसके एक्सियल पॉइंट पे लेता हूं तो आता है ड्राइव करना, इक्वेटोरियल पे तो 0 आ जाएगा, इक्वेटोरियल पे तो कितना आ जाएगा, 0। और यहां जब करोगे तो एक बार प्लस क्यू की वजह से लोगे, एक बार माइनस क्यू की वजह से लोगे। कितना कितना लोगे, एक बार खुशी बताना। यहां पर अगर तुम पॉइंट लोगे, यहां से कितनी दूरी पर बोलो जरा, r दूरी पर, कितनी दूरी पर, तो यहां पर प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल लोगे, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन। सुन लो, क्यू बाय में बोलो कितना आएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर। इसलिए बता रहा हूं, मेरे को जनरल पॉइंट का ड्राइव करना है, हल्का सा याद आ जाए टॉपिक क्या था। सॉरी, v ड्यू टू माइनस q बताना कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का q अपॉन में r प्लस a। एनी प्रॉब्लम? तो मुझे बताना जरा नेट पोटेंशियल एक्सियल पे कितना आ जाएगा, इसका प्लस में इसका बताना जरा। दोनों को प्लस करूंगा तो कॉमन ले लूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q भी कॉमन आ जाएगा, 1 बाय में r माइनस a तो आएगा प्लस का। कोई दिक्कत? समझ ही नहीं आ रहा। मुझे बताओ ए कितना आएगा, बताओ जरा। q, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो बोलो कितना आएगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऊपर बनेगा बोलो क्या, r प्लस a माइनस का r प्लस का a। एनी प्रॉब्लम? बताना कितना आएगा, 1 अपॉन, बोलो कितना आ जाएगा, यही पढ़ा था v एट एक्सियल, सबने यही पढ़ा है, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट p बाय में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ, अगर आप बोलो कि r बहुत दूर है a से, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके बाद ये लिखा होगा, आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो, इफ r इज मच ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर से। तो जो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू है वो आप लोगों ने क्या लिख दोगे, r स्क्वायर। क्या लिख दोगे? तो ये r स्क्वायर हो गया। तो मुझे बताओ जरा, सबने एक्सियल का ये ड्राइव करा है,
इक्वेटोरियल का बोलो कितना आंसर आता है? 0। 0 क्यों आता है बताओ जरा? क्योंकि प्लस की वजह से जितना पोटेंशियल वहां बनेगा, नेगेटिव की वजह से भी उतना ही नेगेटिव में बन जाएगा, क्योंकि इधर तो दूरी अलग अलग है, प्लस क्यू की दूरी अलग है, माइनस क्यू की दूरी अलग है, तो वो अलग अलग पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। तो प्लस वाली वैल्यू थोड़ी बड़ी रहती है, माइनस वाली वैल्यू थोड़ी छोटी रहेगी, तो जिसके कारण से पोटेंशियल प्लस में आ गया। क्लियर है? बट यहां जब मैं निकालूंगा तो जितना प्लस वाला बनाएगा दूरी पे उतना ही माइनस वाला दूरी पे, तो जितना ही प्लस का बनाएगा उतना माइनस का आंसर बोलो कितना आएगा? 0। लेकिन जो मेरा अभी ड्राइव मैं आपको करवाने वाला हूं ना बच्चों, वो डिफरेंट है दोनों से। वो थोड़ा सा ड्राइव ना अच्छी खासी मैथमेटिक्स यूज कर रहा है, तो इसलिए ना थोड़ा सा ढंग से देखना भाई, सभी बच्चे ढंग से देखना। मैं पहले बोल रहा हूं, आ जाओ भाई। मैंने क्या करा, शोर मत करना टॉपिक के बीच में बिल्कुल भी, पहले बोल रहा हूं। तो एक जनरल पॉइंट हम लेते हैं बच्चों, यहां पर कहीं एक जनरल पॉइंट है, यहां पर कहीं मैंने नहीं लिया एक्सेल पे, मैंने नहीं लिया इक्वेटोरियल पे, वी टेक अ जनरल पॉइंट है, और मैं इससे इसकी दूरी कितनी लूंगा? r। जैसे मैं उधर लेता था r, अरे जब मैं इधर लेता तब भी r लेता था, मैं इधर लेता था तब भी क्या लेता था? बोलो r, है ना? r ही लिया हमने हमेशा दूरी ना डायपोल से, तो डायपोल से इसकी दूरी बोलो कितनी है? बोलो r। और मान लेते हैं कि कितना एंगल बना रहा है थीटा। जैसे कि मैंने जनरलाइज इसको इसलिए कर दिया कि एक्सेल पे आऊंगा थीटा कितना ले लूंगा? 0, और जब मैं इक्वेटोरियल पे आऊंगा तो थीटा कितना मान लूंगा? 90। थीटा कितना मान लूंगा? तो मान लेते हैं कि जनरल पॉइंट है, मुझे वहां पर पोटेंशियल बताने इसकी वजह से भी और इसकी वजह से। अगर मुझे ड्राइव करना आता है तो फिर कोई दिक्कत खास आने वाली है नहीं। तो मैंने कहा भाई ध्यान से सुनना, ये प्लस क्यू चार्ज वहां पर कितना पोटेंशियल बनाएगा, ये माइनस क्यू चार्ज वहां पर कितना पोटेंशियल बनाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये दूरी कितनी है। एग्री करते हो कि नहीं करते? ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है। अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स इस्तेमाल करा गया, बड़ा ठीक सा मैथमेटिक्स। कैसे? आइए मैं समझाता हूँ आपको, देखना जरा। पहले मैं निकाल के दिखाता हूँ V पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट A। तो मुझे बताना कि माइनस क्यू चार्ज वहां पर कितना पोटेंशियल बनाएगा। सब बच्चे बोलना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी बच्चे माइनस क्यू, क्या बोलेंगे? माइनस क्यू डिवाइड बाय, बोलो क्या आएगा? अब डिवाइड बाय में आएगा भैया दूरी। सर ये दूरी, अब ये दूरी तो थी नहीं भाई, ये A है और ये R है, कोई यूं भी नहीं बोल सकता रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अरे भैया राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी ना है, इक्वेटोरियल में तो ये r ऐसे था, तो मैंने सीधा इसको ले लिया था रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इधर भी r था, इधर इसको भी ले लिया था रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और सीधा रख दिया था एक में बस नीचे रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a, दूसरे में भी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a, बस एक के ऊपर माइनस क्यू था, एक के ऊपर प्लस क्यू, जोड़ा, आंसर कितना आया था? 0 आया था। यहां पर ध्यान दो, लेकिन इस बार तो नहीं लिख सकता ना मैं इसको रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां पर ना एक छोटा सा मैथमेटिक्स कैसा लगाया कि भाई मुझे बताना जरा, ये लेंथ बड़ी है, ये वाली लेंथ बड़ी है, ये वाली है ना, तो ये वाली लेंथ बड़ी है, जो पिंक कलर से वाली लेंथ बड़ी है। मैं आपसे एक बात बोलूं कि मान लो कि मेरे पास दो लेंथ इस तरीके से, और मुझे ना इस लेंथ का आइडिया लगाना है, तो अगर मैं जहां पर भी इस लाइन के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ लगभग बराबर होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? ऐसे कुछ करेंगे। अब यहां देखना हमने क्या इसमें स्मार्टनेस दिखाई, हमने ना इस वाली लाइन को ना पीछे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ध्यान से देखना है सब बच्चों को, बातों में मत लग जाना बिल्कुल भी। इस वाली लाइन को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा पीछे की तरफ थोड़ा सा, और फिर इससे इसके ऊपर बोलो क्या ड्रॉ कर दूंगा? एक परपेंडिकुलर। तो मुझे बताना अब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है कि नहीं? इतना मुझे पता है लेंथ बोलो क्या है? r। इतना मुझे पता है बोलो लेंथ क्या है? r। अगर मैं इतना निकाल लूं तो जो r प्लस में ये लेंथ होगी उसकी लेंथ होगी कि नहीं होगी? ये समझ में नहीं आया आप लोगों? भाई ये इसके बराबर तो नहीं थी येलो वाली के, बट येलो वाले को थोड़ा सा पीछे खींच दूं। अगर मैं पीछे खींचना क्या, मैंने डॉटेड करके कंस्ट्रक्शन करी और फिर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो मैंने कहा अब आगे की ये दोनों लाइनें बिल्कुल क्या होंगी? बराबर होंगी। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं तो उसकी लेंथ आ गई, तो मैंने कहा इतने तक तो ये r है, इतने तक तो बोलो क्या है? r। अब इतने पीछे का क्या होगा? इसके पीछे बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है कि तुम्हें मैं अगर बोलूं कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर तुम्हें मैं बोल दूं कि मैं तुम्हें कोई भी एक साइड दे रहा हूं, मान लो ये साइड दे दी मैंने 5 और ये एंगल मैंने तुम्हें 30 दे दिया, तो मुझे बताओ बाकी सारी साइड बता दोगे नहीं बता दोगे? कैसे बताओगे? या तो cos थीटा लगा के, या sin थीटा लगा के, या tan थीटा लगा के, बोलो है कि नहीं? cos थीटा लगाओगे या मान लो sin थीटा लगाओगे तो p बाय h आएगा। बंसीगा अगर तुम यहाँ पर sin 30 लगाओगे तो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा, तुम h निकाल लोगे। मानते हो कि नहीं मानते? tan थीटा लगा दोगे तो p बाय b आएगा, तो बेस आ जाएगा, मतलब सब कुछ आ जाता है, बोलो है कि नहीं? तो मुझे तुम बताना जरा, इस ट्रायंगल के अंदर क्या ये लेंथ निकालना कोई मुश्किल है? भाई अगर वो थीटा है तो ये एंगल थीटा, और ये वो थीटा तो ये थीटा। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये थीटा है और ये ए है, मुझे बताना है इस ट्रायंगल के हिसाब से ये थीटा एंगल हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस कैसे निकलेगा? बेस कैसे निकलेगा? अपना बेस और हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है? cos। तो मुझे सब बच्चे बताना जरा इस बेस को मैं कैसे निकालूं? तो बोलेंगे cos थीटा जो होता है वो क्या होता है? बेस
अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज a, तो मुझे बताना जरा जब बेस आ गया वो क्या आ गया, a cos थीटा। कितना आ गया? आप सिंपलिसिटी के लिए याद भी कर सकते हैं पेपर के लिए कि सर मैं तो याद ही कर लूंगा कि इतनी वैल्यू a cos थीटा होती है। इतनी वैल्यू क्या होती है? इतनी वैल्यू a cos थीटा होती है। सब बच्चे मुझे बताओ, ऊपर का r नीचे का a cos थीटा, तो इसकी पूरी लेंथ क्या होगी? r प्लस a cos, r प्लस, तो नीचे में क्या रखूंगा बोलो? r प्लस, किसको समझ नहीं आया क्या? आ गया समझ में? अच्छा भाई, दूसरी बात सुनो, अब इसकी लेंथ इससे कैसे बराबर करे भाई? तो इस बार क्या है ना बच्चों, थोड़ी सी इसकी लेंथ जो है ना कम है और इसकी लेंथ थोड़ी सी बोलो क्या ज्यादा है? इसकी कम है और इसकी, तो कहीं ना कहीं मैं इससे परपेंडिकुलर जब उसके ऊपर ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, देखो कलर ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, अब बराबर होएगा। थोड़ा सा वो डायग्राम ही ऐसा है, कुछ ऐसे बराबर होएगा। इतनी लेंथ और लगभग इतनी लेंथ, आप कहीं से लग तो नहीं रही, थोड़ा सा देखो हमने वैल्यू थोड़ी ना ज्यादा इधर ले रखी है, हल्की सी उधर लेते तो ये चीज बिल्कुल एक्यूरेट लगती है आप लोगों को। तो आगे अब इसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? जब मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इतनी लेंथ और लगभग इतनी लेंथ बोलो क्या होगी? बराबर होगी। थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं ज्यादा नीचे करूंगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा वहां पर चीजों को। तो मेरी बात को समझो, अब तुम्हें पता है ये a है, ये थीटा है, फिर हाइपोटेन्यूज है, फिर हाइपोटेन्यूज है, और ये बोलो क्या है? एंगल है। तो मुझे बताओ ये वाली चीज क्या आ जाएगी? a cos थीटा। क्या आ जाएगी? तो मुझे बताना अगर इतनी चीज a cos थीटा होगी तो ये वाली दूरी क्या आएगी? r माइनस a cos थीटा। r माइनस, तो ये वाली साइड होगी r माइनस a cos थीटा। तो भैया पता है क्या है, कुछ बच्चे तो लॉजिकली ऐसे ही याद कर लेते हैं इस चीज को कि भैया मैं तो ऐसे याद कर लूंगा कि माइनस क्यू की वजह से ये r प्लस a cos थीटा है और वो वाली साइड क्या है? r माइनस a cos थीटा। तो ऐसे याद करेंगे कि पोटेंशियल, सुनते चलो, दोबारा बता दूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट A। मुझे बताना जरा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में, ये दूरी बोलो कितनी? r माइनस a cos थीटा। क्यों याद नहीं कर सकते कि क्या r प्लस a cos थीटा, क्या r माइनस a cos थीटा? अरे नहीं आ रहा यार, पक्की बात है, प्रॉब्लम लग रहा है कुछ इसमें। आ जाओ, नेट पोटेंशियल कैसे निकालूंगा? बताओ नेट पोटेंशियल कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को बताओ, v ड्यू टू प्लस क्यू, v ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों को जोड़ो। बताओ दोनों को जोड़ने से क्या कॉमन आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, और बोलो क्या? q, और बोलो क्या? q। मुझे बताना इसका तो आएगा प्लस में, तो इसका आएगा माइनस में। बताना जरा सब बच्चों को, इतना तो मेरे को लगता है कि एलसीएम लेना आता है। बताओ ये a माइनस बी है, वो a प्लस बी है, a माइनस बी, a प्लस बी, बोलो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस, और एलसीएम लोगे तो ये r प्लस a cos थीटा इधर जाएगा, और जब ये माइनस में जाएगा तो ये माइनस का r बनेगा, प्लस का a cos थीटा बनेगा। इज देयर एनी डाउट? बोलते चलो क्या कट जाएगा? r से r। बताओ क्या आंसर आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू में 2a cos थीटा डिवाइड बाय में r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर cos थीटा। दिस इज योर v, और मैं q इनटू 2a को बोलो क्या लिख सकता हूं? p। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज योर v नेट एट एनी जनरल पॉइंट। अब सुन लो स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या? इफ पॉइंट A इज एट एक्सियल पॉइंट, पॉइंट A बोलो कहां पर है? मान लो पॉइंट A एक्सियल पे आ जाए, तो मुझे बताओ हर्षित, पॉइंट A अगर तेरा एक्सियल पे आ जाएगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा? बता जरा। 0। तो तू थीटा को 0 लेगा ऐसे में, जैसे ही तू थीटा 0 लेगा, b बता कितना आ जाएगा एक्सियल पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 0 की वैल्यू 1, तो p अपॉन में ये cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो आंसर बोलो कितना? r स्क्वायर माइनस, पढ़ दे रहा फॉर्मूला आया? एक बार इक्वेटोरियल पे देखते हैं। इफ पॉइंट A इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो मुझे बताओ इक्वेटोरियल पॉइंट पर थीटा कितना होता है? 90। अरे यार इक्वेटोरियल पे थीटा कितना होता है? 90। देखो ना वो सीधा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 कितना होता है? 0। न्यूमरेटर ही 0 हो गया, तो v एट इक्वेटोरियल बोलो कितना आ गया? क्या पढ़ा आप लोगों ने? ये तो पढ़ा। अच्छा, इस ड्राइव के अंदर बस ध्यान क्या रखना पेपर के अंदर, अगर आप लोगों को लगे ना कि सर कैसे करना है, तो भाई मैं छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, बस आप लोगों को ऐसे ही करके आ जाना। ये माइनस क्यू प्लस क्यू है, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है जहां पर मुझे ये चीज निकालनी थी। मैं कहूंगा
ये वाली चीज ए गिवन होती है, ये वाली चीज भी क्या गिवन होती है, ए। मुझे डायपोल से हमेशा दूरी बोलो कितनी लेनी होती है, आर। लेकिन आपको पता है मुझे माइनस क्यू से दूरी लेनी है और इधर प्लस क्यू से दूरी लेनी है। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो अगर ये आर है और ये ए है और ये एंगल बोलो कितना है, थीटा, तो याद रखना ये वाले साइड क्या आएगा, और ये तुम्हें पता भी लग जाएगा, उससे ज्यादा दूर हो तो आर प्लस ए cos थीटा, और इससे थोड़ा कम हो तो बोलो क्या आएगा, ये आर से छोटा है। अब दिख रहा है आप लोगों को, ये आर से, और ये अगर आर से छोटा है तो बोलो ये क्या आएगा, आर माइनस ए cos थीटा, आर माइनस। और अगर सोच ही रहे हो कि बना कैसे, तो कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। इसको पीछे की तरफ मैंने बोलो क्या करा था, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और मैंने कहा अगर ये ए है और ये वाला एंगल भी थीटा है तो बोलो ये क्या आएगा, ए cos थीटा, तो पूरी लेंथ बन जाएगी आर प्लस ए cos थीटा। इससे मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया था। अब बताओ जरा, अब आप लोगों को, अब बताओ जरा, अब ध्यान से देखो, अब आप लोगों को लग रहे हैं, लग रहे बराबर है, थोड़ा सा पिछली बार डायग्राम ऐसा हो गया, अब बराबर है। बताओ ये वाली साइड मैंने कैसे निकाली, मैंने कहा ये ए है, ये थीटा है, तो बोलो ये क्या आएगा, ए cos थीटा, तो ये हो जाएगा पूरा आर में से ए cos थीटा घटाऊं तो आर माइनस ए cos थीटा। समझ नहीं आ रहा? पक्का? तो जनरल पॉइंट वाला मुद्दा भी क्लियर हो गया भाई, पक्की बात है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर या नहीं? सबको क्लियर है? श्योर? ठीक है, एक छोटी सी चीज और सुनो, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं आपकी। 10 बजे फ्री कर देंगे आपको, करेक्ट? समझ आया अभी तक जितना कराया, ये बताओ पहले। लास्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं, बस भाई बस, बोर्ड पे एक चीज समझा रहा हूं, आ जाओ भाई। एक बच्चों प्लीज भाई, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, उसके बाद आप लोग अपना घर जाइए और अपनी तैयारी करिए, ठीक है? चैप्टर 5 के लिए मेन बुलाया था, चैप्टर 5 आप लोगों को बता दिया गया है। फिर से वो टेम्परेचर वाला सीन आपको मेन था, थोड़ा सा जो दोबारा रिवाइंड करना था वो हो गया है। उसके बाद पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट आप लोगों को बता दिया गया, समझ में आ गया पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, ठीक है? और अब बस आखिरी चीज बता रहा हूँ जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं करी, सुनो। बात क्या है, इसको बोलते हैं डायइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। क्या है, 5 मिनट लगेंगे, ढंग से सुन लो। ये कहता है कि मान लीजिए कि कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा बहुत तो मैंने बता रखा है, ऐसी बात नहीं है इसके बारे में। बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे कहते हैं, और बीच में हमने कोई ऐसा मटेरियल रख दिया, कोई भी मटेरियल रख दिया, बट दैट मटेरियल इज अ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब कि इंसुलेटर मटेरियल है। कह सकते हैं कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पूरी तरीके से कंडक्टर नहीं है, पूरी तरीके से कंडक्टर नहीं। अब सुनना मेरी बात। अब आप लोगों को पता है, जैसे ही मैं इसको प्लेस करूंगा, बातें मत करना भाई, देखो रांशो जितना डिस्टर्ब करोगे 10 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस मटेरियल के अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो इस तरफ क्या इकट्ठे हो जाते हैं, माइनस, और इस तरफ क्या इकट्ठे हो जाते हैं, प्लस, और इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों की मान लो E नॉट है, अंदर बोलो क्या है, इंड्यूस। कल भी कर रहे थे यार हम लास्ट क्लास ये वाली चीज, या नहीं यार समझ में? तो मुझे बताना अंदर E नेट कितना बचेगा, बोलो। E नॉट माइनस E इंड्यूस, E नॉट माइनस, नहीं आया ठीक है, बाहर तो E नोट है, अंदर E नोट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा E नोट? क्योंकि अंदर सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों हो जाती है? क्योंकि सर हमारा मटेरियल जो होता है ना, वो पोलराइज हो जाता है, उसके माइनस इधर इकट्ठे हो जाते हैं और प्लस इधर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे वो एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, जिसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और वो इस E नोट के अपोजिट होती है, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी, नेट शेल E नोट माइनस क्या, EI। बाहर तो E नोट होगी, अंदर होगी E नोट माइनस EI। सबको क्लियर है वाला पॉइंट? ठीक है। लेकिन वो क्या समझाना चाह रहे हैं ना, थोड़ा सा केमिस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहा है, वो थोड़ा ध्यान सुन लीजिए। पता नहीं कहीं से तुमसे ये क्वेश्चन ना पूछ ले, इसलिए बता रहा हूं। ऊपर वाला सीन सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कंडक्टर है, अगर कोई, तो कंडक्टर प्रोड्यूसेस जितने माइनस चाहिए वो उतने माइनस यहाँ आ सकता है, और जितने प्लस इधर, तो जितनी बाहर E नोट होती है उतनी ही इंड्यूस कर देगा। तो इसका मतलब नेट शेल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी बना देगा, 0। कितनी बना देगा? क्या ये मैंने आपको कल भी बताया था कि मेटल आपको बराबर में माइनस प्लस दे सकता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, क्या बोलो, कोई डाइलेक्ट्रिक है, तो वो उतना इंड्यूस नहीं कर पाएगा, उतना पोलराइज नहीं कर पाएगा अपने आप को अंदर। कि मान लो यहाँ पर इस साइड पर
100 प्लस थे, 100 माइनस थे। कंडक्टर ने तो 100 माइनस और 100 प्लस वोल्टेज से लगा दिया और अंदर की नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बना दी, 0। बट अगर बात करें हम किसी और मटेरियल की, तो अगर यहाँ पर 100 प्लस है, बातें नहीं भाई, 100 प्लस है और 100 माइनस है, तो भैया कोई दूसरा मटेरियल पूरे 100 माइनस यहाँ पर नहीं लगा पाएगा। वो यहाँ पर मान लो 30 माइनस और 30 प्लस लगा देगा, लेकिन कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगा। मानते हो कि नहीं मानती वाली बात? इतने तक तो मैंने आपको बता ही रखा है। अब सुनो आगे की चीज क्या बोल रही है। कहता है 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। कौन कौन से? अब आगे थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर। एक होते हैं नॉन पोलर और एक होते हैं पोलर। जैसा बताऊं बस वैसा सुन लेना, 5 मिनट समझ आने की चीज क्या है। पहले ये समझ में आ रहा है कि अगर ये कंडक्टर हुआ, अगर ये क्या हुआ, तो मुझे बताना अंदर ई नेट कितना होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि वो सर बराबर इंडक्शन कर सकता है, जितनी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना इंड्यूस करने की क्षमता रखता है, बिकॉज उसके बाद तो इनफाइनाइट नंबर में प्लस माइनस चार्जेस है। तो यहाँ 100 प्लस 100 माइनस, तो 100 माइनस 100 प्लस को इकट्ठा कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में। बट यहीं कोई अगर इंसुलेटर हुआ, तो उसके अंदर की जो कोई अगर इंसुलेटर हुआ, तो उसके अंदर का जो ई नेट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज जितना बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी उतना इंड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर होती है ये वाली चीज? सिंपल सी चीज है। अब वो कहता है कि देखिए कोई भी सब्सटेंस बना होगा, किससे बना होगा? या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, या हम लोग इससे पोलर मॉलिक्यूल से। इधर आशीष, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे? जैसे H2 हो गया, O2 हो गया। इतना मेरे को लगता है तुम लोग केमिस्ट्री जानते हो कि अगर 2 एटम्स है मेरे पास, H2 में आपको पता है बॉन्ड बना हुआ है, और जितना ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच सकता है उतने से ये खींच सकता है। तो चार्जेस का सेपरेशन नहीं होता इस मॉलिक्यूल के। हमारे सारे प्लस माइनस चार्जेस एक ही जगह पर रहते हैं। समझना मेरी बात को। लेकिन आप याद करो एक बार पोलर मॉलिक्यूल HCl को याद करो। खींचा क्लोरीन, क्यों? क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव करेगा, ये अपने ऊपर पार्शियल, तो चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा। है अभी तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि केमिस्ट्री वाले सर ने नहीं पढ़ा है, उसका भी सामने ही है। तो ये सब करा रखा है आप लोगों को ना। HCl जो है उसके अंदर क्या होगा सर? कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक एटम दूसरे एटम से बोलो क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण एक एंड नेगेटिव होगा, एक एंड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो भैया पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? परमानेंट डायपोल होता है। क्या होता है बोलो? तो इनके अंदर कोई डायपोल, नो डायपोल। नो डायपोल क्यों? क्योंकि सर मैं आपको बता दूं, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का प्लस और माइनस ना ऐसे एक साथ रहता है, प्लस और माइनस। और इनका कैसे रहता है? इनका कैसे रहता है? प्लस इधर माइनस इधर, मींस दे हैव अ डायपोल। अरे यार पॉजिटिव नेगेटिव को कुछ दूरी तो बनानी पड़ेगी, तभी तो डायपोल बनेगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायपोल? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय, देन इट फॉर्म अ डायपोल। बट इफ दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक साथ, तो डायपोल बन गया? नहीं सर, जब तक 2a नहीं होगा, जब तक लेंथ नहीं होगी उनके बीच में, डायपोल नहीं बन सकता। तो भैया फर्क समझ लीजिए, पोलर मॉलिक्यूल्स में कोई डायपोल, क्योंकि उनका प्लस माइनस साथ में रहता है, सेपरेट नहीं हो पाता, बिकॉज एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है। बट जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर बोलो क्या होता है? प्लस माइनस सेपरेट होता है, डायपोल की परमानेंट क्या फॉर्मेशन होती है। क्लियर हो रही है? यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अब सुनो क्या बोल रहा है। अब सुनो, ये वाली बात उसने यहाँ पर थ्योरी में सारी समझाने की कोशिश करी है। O2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है, इनका पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है, ऐसे दिख गया। और उनका कैसे होता है बोलो? जैसे HCl का, H2O का ऐसे होता है, इनका प्लस माइनस सेपरेट होता है। H2O में भी ना भूलिए आप लोग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये तो डायपोल है, डायपोल है। बोलो है कि नहीं? अरे है कि नहीं जरा बताओ। अब सुनो जरा, मेन बात है, मेन बात है दो डायग्राम, ये दो डायग्राम समझ में आ गए, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। ये कहता है कि जब तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी थी इस मटेरियल के क्रॉस, ये कौन सा मटेरियल है आप देख के बता दो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप देख के बता दो प्लस माइनस। सर इट्स नॉन पोलर मटेरियल, इट्स एक ऐसा मटेरियल जो इन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं हर्ष, उनका प्लस माइनस कैसे होता है? एक ही सेंटर पे होता है, मतलब डायपोल जैसा कुछ भी नहीं होता। डायपोल जैसा ये कब की सिचुएशन है सचिन? जब इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने बाहर से कितनी लगा रखी है? 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी बोलो? अब जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, अब देखना क्या होगा। जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो E0 मतलब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ अप्लाई कर दी। अब मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होगी इस तरफ से प्लस उस तरफ माइनस, तो मुझे बताओ वो कहता है कि ये जो पोलर, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे ना, इनमें भी कुछ डायपोल मूवमेंट बन जाती है। क्यों? इनका प्लस माइनस साथ में था, इनका प्लस माइनस साथ में था, बट जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हैं कुछ बच्चे? समझ भी गए होंगे इस बात को। अरे यार प्लस माइनस ऐसे था साथ में, प्लस माइनस ऐसे था, लेकिन तुमने लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे,
तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते के साथ ही आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा, तो वैसे ही सब्सटेंसेस क्या करेंगे एकदम से सब्सटेंसेस क्या करेंगे अपने अंदर एक डायपोल बना लेंगे। कैसा बोलो, इनका माइनस इधर भाग जाएगा और प्लस इधर, फिर माइनस इधर भाग जाएगा प्लस इधर। देख लो जरा ये कब तक रहेगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक रहेगा। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं आ रहा है समझ, रितिका नहीं आ रही बात समझ, मुश्किल लग रहा है क्या, छोड़ दो यहीं पर ही, या समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है तो उसका प्लस माइनस एक साथ था, अभी कोई डायपोल नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई अब बन गई। अब सब बच्चे मुझे बताना चला इसकी डायपोल जो है वो किस तरफ को है, मतलब जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से सबकी वजह से इधर बनने लगी। तो एक नॉन पोलर, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ मटेरियल भी, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ मटेरियल भी अपोजिट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। एग्री करते हो कि नहीं करते? और वो बाहर की ई नोट को कुछ ना कुछ कैंसिल करेगा और अपने अंदर इंडक्शन कर लेगा। बात समझ में आ गई? अगर बात करें पोलर की, किसकी बात करें, तो पोलर में क्या होगा, अभी देखो पोलर मॉलिक्यूल से जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जब तक बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक तो क्या चल रहा है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब तक प्लस माइनस, जैसे एक एक्सियल ऐसे पड़ा हुआ है, एक एक्सियल ऐसे पड़ा हुआ है माइनस प्लस, एक ऐसे पड़ा हुआ है प्लस माइनस, एक ऐसे रखा हुआ प्लस माइनस, क्योंकि अरे तब तो रैंडम मूवमेंट करेंगे ना सारे एक्सियल, कोई ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी लगभग सबके सब ऐसे अलाइंड हो जाएंगे कि माइनस वाली साइड इधर इकट्ठी हो जाएगी उनकी और प्लस वाली साइड उधर, फिर ये भी सबके सब मिलके एक अंदर से इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट बनाएंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, जो कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलो क्या करेगी, कैंसिल करेगी और अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगी। नेट शेल इतना तो पक्का है, अंदर नेट शेल इतना तो पक्का है कि ई नोट में से कुछ तो इंड्यूस, कुछ तो इंडक्शन कम होना है, चाहे वो नॉन पोलर हो चाहे वो। अब आपको कोई बोले ना कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है, तो आप बोलेंगे हो सकती है, पोलर में हो सकती है, पोलर में भी हो सकती है। बस क्या है, पोलर में सब पहले ना सब ऐसे डिफरेंटली अलाइन थे, कोई ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, कोई ऐसे बना रहा था, कोई ऐसे बना रहा था, कोई ऐसे बना रहा था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, सबके माइनस एक तरफ इकट्ठे हो गए, प्लस वाले एक साइड पे, सबके सब मिलकर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। समझ आया कि नहीं आया? आशीष क्लियर है? और नॉन पोलर वाले कैसे करते हैं, तो पहले प्लस माइनस इनके एक ही जगह पर होता है, डायपोल नहीं बना होता, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है अपने माइनस को एक तरफ कर लेते हैं और प्लस को एक तरफ और बन जाता है। अभी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सारा बता चुका हूं। अगर आपको करना ही है ना, पता नहीं कभी एमसीक्यू में एक नंबर का फॉर्मूला ना पूछ रहे, ये पी माने यहाँ पर पोलराइजेशन है, और पोलराइजेशन सबको समझ में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अंदर कितनी पोलराइजेशन होगी बताओ जरा, अंदर कितनी पोलराइजेशन होगी? क्या आपको नहीं लगता है इस बात पर निर्भर करता है कि बाहर कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई? अगर ये बहुत ज्यादा प्लस है, 100 की बजाय यहाँ पर 1000 प्लस है, तो ये भी अपने बहुत सारे माइनस यहाँ भेज देगा, तो जिससे अंदर भी पोलराइजेशन बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पोलराइजेशन जो होने वाली होती है किसी भी मटेरियल के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बोलो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और किन चीजों पर डिपेंड करता है, अब साइलेंट नोट पे, और एक बोलो क्या, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पे। जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, बोलो क्या होता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अपने अंदर से पास होने देता है, कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए, पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या आएगा बोलो, एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। भैया मैं मेन आपको सिखाना चाह रहा था, मेन बात ये वाली है, ये बात आपको डायग्राम से समझ में आ गई होगी अब आप लोगों को। ये कौन सा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, आफ्टर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन पोलर भी अंदर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट बना लेते हैं, ऐसे थोड़े से अलग हो जाते हैं। ये वाले कैसे बोलो, पोलर, जो कि रैंडमली अलाइन थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के आते ही सबने अपना माइनस है वो किस तरफ कर लिया और प्लस किस तरफ कर लिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है, इतने पे इसको रोकते हैं। जितना अभी मैंने कराया, ये जो डायरेक्ट्रिक वाला मुद्दा कराया समझ में आ गया, पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट कराया वो समझ में आ गया आप लोगों को, और जो चैप्टर 5 में मटेरियल्स की टाइप कराई थी, टेंपरेचर पे डिपेंडेंसी बताई थी, वो समझ में आ गया। क्लियर है? इसको अभी जाना घर पे, अभी हैंड टू हैंड रिवाइज कर लेना, इसके लिए ऐसा मत करना 2 दिन बाद करना है, समझ रहे हो? पेपर से पहले पढ़ देंगे, अभी पढ़ लेना और जाओ, बार बार मत घूमना कहीं भी, अपने निकलो घर पे, बिल्कुल टाइम पे पहुंचो, जाओ बता दें।